हेलो रॉकस्टार, वेलकम बैक टू आईमेट फाउंडेशन। मैं रणवीर सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो इसी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन और अच्छे से कराने के लिए हम लोग वन शॉट लेकर आए हैं, जो कि आज बायोलॉजी का 12th चैप्टर है, इकोसिस्टम। ठीक है, आज इस चैप्टर को हम वन शॉट लेकर पूरा खत्म कर देंगे और ये चैप्टर पूरा चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसकी गारंटी है। और आपका इस चैप्टर का पूरा जो नोट्स है पीडीएफ के फॉर्म में आपको टेलीग्राम के चैनल में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि है जुकारा फॉर्म आईमेट फाउंडेशन के नाम से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, चेंज करते हैं। पहले देखेंगे इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम एक तरह का हम कह सकते हैं कि ये इकोसिस्टम की बात करें तो इकोलॉजी का एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में कैसा इंटरेक्शन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, an ecosystem is defined as functional unit, okay, functional unit of ecology where living organism interact, ठीक है, living organism जो है interact among themselves and with the surrounding physical environment। अब इस फिजिकल एनवायरनमेंट में बायोटिक भी होंगे और एबायोटिक। बायोटिक क्या होते हैं, जैसे बायोटिक की बात करें जैसे इंसेक्ट हो गए, ठीक है, इंसेक्ट हो गया, कुछ प्लांट्स हो गए, इंसेक्ट प्लांट्स या फिर कोई एनिमल्स, ये सब क्या है बायोटिक कंपोनेंट। अब एबायोटिक क्या हो जाएंगे, जैसे हो गया सनलाइट, विंड, वाटर, ये क्या है एबायोटिक। द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय गिवन बाय आर्थर जी टैंसले। इन्होंने सबसे पहले इकोसिस्टम ये नाम दिया था। ठीक है, ये तो हो गया थोड़ा सा इकोसिस्टम के इंट्रो के बारे में। अब आगे देखते हैं इसकी डिटेल। हमको पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, अभी पता है बायोटिक एबायोटिक सब होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसमें क्या होता है। इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक, ये तो सबको पता है। अच्छा, बायोटिक को बुलाया गया जैसे प्रोड्यूसर्स हो गए, प्रोड्यूसर्स जैसे प्लांट को बुलाया गया। कंज्यूमर जो प्लांट्स को खाएगा, ठीक है, वो कंज्यूमर हो गया। और डिकम्पोजर्स, ठीक है, ये कौन से कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट्स है। अब एबायोटिक में क्या है, एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सब क्या है एबायोटिक। इसको अंडरलाइन कर देते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स यहाँ पे यहाँ था और एबायोटिक कंपोनेंट ये रहा। अब कुछ फीचर्स देखते हैं, क्लियर दिखाई दे रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर दिख रहा है। की फीचर इंक्लूड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। इसमें से कंपोनेंट्स बात करें, कुछ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है जैसे बायोटिक और एबायोटिक, ये है स्ट्रक्चर। फंक्शनल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ये है प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन और एनर्जी फ्लो, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब फंक्शनल कंपोनेंट हो जाएंगे। और स्ट्रैटिफिकेशन क्या कह सकते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूसर्स का इसमें क्या होता है, क्या उसको कह सकते हैं डिवाइड करना, कि जैसे जो छोटा प्लांट है वो नीचे होगा, या ऐसे करते हैं नीचे, जो उससे बड़ा प्लांट है जैसे कि ये हॉप्स हो गया, ये स्टॉप हो गया, और इससे बड़ा ट्री। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूसर, प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर ही तो है। तो ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स आ गए। फंक्शनल कंपोनेंट में प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज एट
डिफरेंट लेवल पे स्पीसीज का क्या होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है ट्री, श्रब और हर्ब, श्रब और ट्री। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर हम दिखा सकते हैं ऐसे कुछ प्लांट बना के, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये हर्ब, श्रब और ट्री। ऐसे जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अभी थोड़ा बेसिक चल रहा है, अभी थोड़ा मजेदार वाली चीजें आगे हैं। यहाँ देखते हैं पॉन्ड एज अ इकोसिस्टम। पॉन्ड एक सेकेंड इकोसिस्टम की हम बात करें क्या होता है इकोसिस्टम। अब हमको यहाँ पर ये देखना था टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, एक सेकेंड, ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। जैसे इकोसिस्टम तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है, जैसे लार्ज इकोसिस्टम, स्मॉल होता है। अगर हैबिटाट के बेस पे देखें, दो टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट। अगर इसके बेस पे देखें तो हमको एक तो एक्वेटिक मिलेगा और एक टेरेस्ट्रियल, ठीक है, एक एक्वेटिक और एक टेरेस्ट्रियल, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और अगर हम बात करें, और कुछ होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल एक एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक में आ जाएगा पॉन्ड, रिवर, कलर चेंज करते हैं, मिक्स हो जाएगा, ठीक है, पॉन्ड, रिवर, ठीक, ये सब एक्वेटिक में आ जाएंगे। टेरेस्ट्रियल में फील्ड हो गए, ठीक है, गार्डन, फॉरेस्ट, ये सब क्या आ जाएगा, ये सब टेरेस्ट्रियल में आ जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर नेचुरल और आर्टिफिशियल की बात करें तो इसमें क्या आएगा, नेचुरल वो होते हैं जो खुद से बने होते हैं, मतलब उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, वो नेचुरली बने होते हैं। जैसे अगर बात करें, ये फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट, पॉन्ड, रिवर, इन सब का जो होता है ये नेचुरल है। फॉरेस्ट, एक्सेट्रा, ये सब नेचुरली है। लेकिन आर्टिफिशियल मैन मेड होते हैं, मैन मेड मतलब इंसानों द्वारा बनाया गया होता है। और आर्टिफिशियल में प्रोड्यूसर्स नहीं होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं इसमें। क्या कह सकते हैं इसमें, एक्वेरियम तो नाम सुना ही होगा, एक्वेरियम, अरे वो देखा होगा ऐसे कांच के ऐसे, ठीक है, क्या करते हैं पूरा फिश बना देते हैं, फिश थोड़ा सा, ये रहा फिश, और इधर जैसे खाना बना देते हैं। ये क्या है, एक्वेरियम है, और ये मैन मेड होता है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल बोला गया है। और कुछ को हम कहते हैं कंप्लीट और कुछ को कहते हैं इनकम्प्लीट। कंप्लीट इकोसिस्टम उसे कहते हैं जिसमें प्रोड्यूसर्स होते हो। इनकम्प्लीट वो होते हैं जिसमें प्रोड्यूसर को छोड़कर वो कंज्यूमर होंगे, डिकम्पोजर होंगे, सब होंगे, बस प्रोड्यूसर नहीं होगा, जिसे हम लोग इनकम्प्लीट बोलते हैं। एक होता है कंप्लीट और एक होता है इनकम्प्लीट। कंप्लीट में प्रोड्यूसर्स होंगे, प्रेजेंट, और इनकम्प्लीट में प्रोड्यूसर एब्सेंट, जनरली प्रोड्यूसर एब्सेंट।
ये है इकोसिस्टम। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या देखने वाले थे। पॉन्ड एज ए इकोसिस्टम, एक छोटा सा बनाते हैं, एक एरिया ये बना देंगे, थोड़ा और बड़ा करते हैं, ठीक है, और फास्ट रहेगा। यहाँ पर हो गया सनलाइट, ये रहा पूरा, अच्छा पानी, ब्लू है पानी, ठीक है। इसमें ये फिश है और अंदर कुछ प्लांट्स भी होंगे, ट्री ऐसा कुछ, ठीक है। तो अच्छा हम पॉन्ड का बना रहे हैं, ये पॉन्ड का बना रहे हैं, इसका हम देखेंगे। इसमें क्या होगा, पॉन्ड में देखिए तो इसमें फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटो का मतलब, फाइटो तो हम लोग प्लांट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो प्लांट पानी में जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं फ्लोट करते हैं, जैसे एल्गी हो गया, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स। तो इसमें एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जैसे हो गया एल्गी, एल्गी हो गया, या फिर एल्गी कुछ। और अगर जू प्लैंक्टन की बात करें, इसमें जू प्लैंक्टन भी होंगे, जू प्लैंक्टन में कुछ फ्लैजलेट आ जाएंगे, फ्लैजलेट्स, और इसमें डीकम्पोजर्स भी होंगे, डीकम्पोजर्स में बैक्टीरिया, फंगी, बैक्टीरिया, फंगी, ये सब, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पॉन्ड का देखना है, ऊपर नहीं देखना है, यहाँ देखना है, ये सब पूरा। इसमें प्लांट्स भी है, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया भी है, फंगी भी है, फिश, अच्छा यहाँ फिश को देख सकते हैं, फिश, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़। जू प्लैंक्टन्स में छोटे छोटे एनिमल्स, इंसेक्ट मतलब एनिमल्स कह सकते हैं, जो पानी में फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी में हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी प्रोडक्शन और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं, देखते हैं। ये है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ये है प्राइमरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है, जैसे किसी एक एरिया में कितना ज़्यादा बायोमास, कितना ज़्यादा बायोमास प्रोड्यूस हुआ है, उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। लेकिन एक साल में मतलब बायोमास इंक्रीज होने का क्या रेट है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या लिखा, प्राइमरी प्रोडक्शन इज द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में एक एरिया में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन बोलते हैं। लेकिन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, द रेट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस पर ईयर। हर साल कितना ज़्यादा प्रोड्यूस, कितना बायोमास इंक्रीज होता है, या उसके इंक्रीज होने का क्या रेट है, किस रेट से, मतलब किस दर से वो इंक्रीज हो रहा है, उसी में क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बस यहाँ पर इसको ध्यान देना है और इसको ध्यान देना है, रेट, तब हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे क्या प्रोडक्शन है और क्या प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। आगे आते हैं। प्रोडक्टिविटी से बात,
उससे रिलेटेड टॉपिक है जीपीपी और एनपीपी, यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ये क्या होता है पहले देखते हैं। एक प्लांट, ठीक है, एक प्लांट है, वो कितना प्रोडक्शन कर रहा है, मतलब कितना एनर्जी है, कितना बायोमास प्रोड्यूस कर रहा है, उस सब उस पूरे को क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आप कह सकते हैं ऐसे, टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास और एनर्जी प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसर। पेन को थोड़ा कंपेयर करते हैं, थ्रू फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस करके कोई प्रोड्यूसर कितना ज़्यादा बायोमास प्रोड्यूस किया है, फिर एनर्जी प्रोड्यूस किया है, उसके अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, जीपीपी, यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, बहुत ही इजी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, मतलब प्लांट ने जितना फूड बनाया, जितना मतलब एनर्जी बनाया, उसमें से कुछ अपने लिए यूज कर, अपने मतलब ग्रोथ के लिए यूज करेगा, ठीक है, मतलब जिसे हम लोग रेस्पिरेशन लॉस बोलते हैं। मतलब प्लांट ने खुद के लिए क्या यूज किया, उसमें से जितना यूज कर लिया उसे बोलते हैं रेस्पिरेशन लॉस। और उस रेस्पिरेशन लॉस को अगर हम जीपीपी में से माइनस कर दें तो हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकल के आता है। हम क्या कर सकते हैं ऐसे, जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन लॉस इज इक्वल टू एनपीपी। ये है आर, क्या है, रेस्पिरेशन लॉस। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कितना बनाया, खर्च करने के बाद कितना बचा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनपीपी, मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। ये कि वन शॉट है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते थे, खत्म करना है जल्दी से, ताकि नेक्स्ट चैप्टर भी जल्दी आए। अब क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, मतलब कि ये है प्लांट, ठीक है, इसने कितना बायोमास से कितना एनर्जी प्रोड्यूस किया। अब मान लेते हैं कि 100 kg इसने बनाया, और यहाँ पर एक कोई, ठीक है, खतरनाक सा एनिमल बनाते हैं, खतरनाक सा, इसने इसको ईट किया। मतलब ये पहले 40 का था, 40 kg का था, अब खाने पीने के बाद कुछ, ठीक है, अब ये 50 kg का हो गया। इसमें कितने का इंक्रीज हुआ है, 10 kg। मतलब क्या कहते हैं कि कंज्यूमर के बायोमास में कितना इंक्रीज हुआ है, वही हमारा क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्या कहते हैं, इंक्रीज इन बायोमास ऑफ कंज्यूमर। क्लियर दिखाई दे रहा है, इंक्रीज इन बायोमास ऑफ कंज्यूमर इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। और ये डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड्स ऑन द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्योंकि ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पे ही डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि प्लांट का यूज करने के बाद जितना बचा उसमें से इसको मिलेगा, ठीक। एनपीपी, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को दिक्कत होगा, डायग्राम से भी समझ सकते हैं, और एकदम डेफिनेशन एकदम क्लियर लिखा हुआ है, बेहतरीन डेफिनेशन। अब हम लोग आ गए हैं डेफिनेशन उस पे, डीकम्पोजिशन पे, ठीक है। डीकम्पोजिशन क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, वही हमारा क्या है, डीकम्पोजिशन। हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करना। थोड़ा सा इसको
अलग करते हैं तो मिक्स हो जाएगा। ये है डिकम्पोजिशन। अच्छा, डिकम्पोजिशन करता कौन है? जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो डीकम्पोजिशन कराते हैं। ठीक है, अभी दोनों के बारे में हम जब पढ़ेंगे। दिस इज द प्रोसेस वेयर डीकम्पोजर्स ब्रेक डाउन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, मतलब एक तरह से हम यहाँ पे डायग्राम बनाना चाहें तो एक अगर इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना रहे हैं तो यहाँ पर इस केस में बात करें तो ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू होगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। और अगर ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बन रहा है, मतलब ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो रहा है, ये क्या है? इसे हम कह सकते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो कंज्यूमर की तरफ हो रहा है, या इसको कह सकते हैं एनर्जी फ्लो। सबसे सिंपल है, ठीक है, एनर्जी फ्लो। यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं कंज्यूमर, लेकिन ये ढक जाएगा। ठीक है, समझने के लिए कंज्यूमर। अगर ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं डीकम्पोजिशन। ठीक है, डीकम्पोजिशन। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत होगा, क्योंकि हम सब कुछ लिख भी दिया गया है, डेफिनेशन भी है, यहाँ पढ़ के यहाँ समझ सकते हैं, और फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक, फिर से पढ़ते हैं। द प्रोसेस वेयर decomposers break down complex organic matter into inorganic substance, ठीक है, like CO2, H2 and nutrients। बस खत्म हो गया। अब एक टर्म यहाँ पर दिया हुआ है डेट्राइटस और डेट्रीवोर। ठीक है, डेट्राइटस क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेड पार्ट, या आप कह सकते हैं फॉर जैसे कि एक प्लांट है, उसके लीफ टूट गई, लीफ झड़ चुके हैं, फिर कोई पार्ट वो लकड़ी, कैसे लकड़ी टूट गया, डाल टूट गई, नीचे आ गया, वो टूटा हुआ जो पार्ट है, डेड पार्ट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डेट्राइटस। ठीक है, चाहे वो किसी एनिमल का पार्ट हो, चाहे वो किसी प्लांट का पार्ट हो, वो डेट्राइटस होता है। डेट्रीवोर्स क्या होते हैं? जो डेट्राइटस को डिकम्पोज करते हैं उसे हम लोग डेट्रीवोर बोलते हैं, या फिर कह सकते हैं जो डेट्राइटस को ईट करते हैं या फिर उस पर फीड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेट्रीवोर बोलते हैं। अब देखते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर इंक्लूड डेड प्लांट्स, एनिमल्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। ये सब क्या है? डेट्राइटस है। अब डेट्रीवोर्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवर्म, ठीक है, एंड मिलीपीड्स, ये सब जो होते हैं वो करते क्या है? ये इनको क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं, डेट्राइटस। अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये तो बेसिक चीज़ है, तो क्लास 8, 9, 8, 7 में पढ़ाया जाता है ये सब, डेट्राइटस, डेट्रीवोर, मैन्योर एक्सेट्रा। आगे बढ़े? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेप्स ऑफ डीकम्पोजिशन। अगर डीकम्पोजिशन के स्टेप्स को देखें तो 5 स्टेप्स होते हैं टोटल। ठीक है, 5 स्टेप्स होते हैं टोटल। कौन कौन से? 5 स्टेप्स। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिर आगे। पहला, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले फ्रैगमेंटेशन होगा। जैसे कोई भी लीफ है, हम लीफ को ले लेते हैं, लीफ है, ये क्या है? ये टूट चुका है, मतलब ये डेड है, और ये डेड है तो इसको क्या बोलेंगे? डेट्राइटस। डेट्राइटस जब छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, और जब ये टूट जाएगा, हम डायग्राम बना के दिखाते हैं एक बार। यहाँ पर डायग्राम बना, लीफ है, ये लीफ है, लीफ के छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं, ऐसे पीसेस। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। एक एक चीज मैं यहाँ लिख दूंगा, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन हो गया। अब जब वो टूटेगा, ठीक है, ब्रेक होगा, तो इसमें जो भी मतलब कि वाटर होगा, ठीक है, वाटर में डिजॉल्व न्यूट्रिएंट होंगे, वो सीधे कहाँ चले जाएंगे? मिट्टी में, सॉइल में।
मिट्टी में चले गए। और इस प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग, ठीक है, लीच करके नीचे चले जा रहे हैं, लीचिंग। पहला स्टेप था फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है लीचिंग। अब ये जो फ्रेगमेंटेशन हो चुका है, इसको क्या करेंगे, कुछ जो बैक्टीरिया है, वो क्या बैक्टीरिया या फंगी कह सकते हैं, कुछ एंजाइम रिलीज करेंगे और इसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, या इस प्रोसेस को बोलते हैं कैटाबोलिज्म। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया एंड फंगी रिलीज एंजाइम टू डिग्रेड डेट्राइटस। डेट्राइटस को डिग्रेड करने के लिए लोग एंजाइम रिलीज करते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं कैटाबोलिज्म। तो यहाँ से कुछ थोड़ा और डाइजेस्ट हो गया, ये डाइजेस्ट हो गया, लेकिन पूरी तरह से कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं हुआ, मतलब इनसे जो बच गया है, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो जितना डाइजेस्ट होना था हो गया, लेकिन जो नहीं डाइजेस्ट हुआ, जो अनडाइजेस्टेड है, उसको ये अनडाइजेस्टेड है। अब ये क्या होता है, कुछ टाइम बाद ये ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये जो अनडाइजेस्टेड है वो कुछ टाइम बाद ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ ह्यूमस, ठीक है। मतलब ह्यूमस क्या है, एक डार्क कह सकते हैं एमॉर्फस सब्सटेंस है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। उसमें भी न्यूट्रिएंट होता है, लेकिन वो बहुत ही स्लो डिग्रेड होता है, ठीक है, उसका जो डाइजेशन है बहुत स्लो होता है, कन्वर्ट हो जाएगा ह्यूमस में, कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये चीज जो ह्यूमस है, ये धीरे धीरे क्या करता है, स्लोली डिकम्पोज होता है और ये फिर ये सॉइल में चला जाता है। इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सॉइल में चले जाएंगे और जो भी मिनरल्स बचे होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे, सब वापस सॉइल में चले जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं मिनरलाइजेशन। टोटल कितने स्टेप्स होंगे, 5, 1 ह्यूमिफिकेशन, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 स्टेप है। पहले फ्रेगमेंटेशन हुआ, लीचिंग हुआ, कैटाबोलिज्म हुआ, ह्यूमिफिकेशन हुआ और लास्ट में मिनरलाइजेशन हो गया। अब पूरा वाली चीज़ हम पढ़ेंगे। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, डेट्रीवोर्स ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल। स्मॉल पार्टिकल ब्रेक होंगे, अब जब ब्रेक होने के बाद जो भी उसमें से मतलब कि वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होगी वो सीधे मिट्टी में चले जाएंगे, सॉइल में। इस प्रोसेस को लीचिंग बोलते हैं। वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गोइंग डाउन इनटू द सॉइल, ठीक है, वही पॉइंट जो मैंने वहाँ बताया वही सेम चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। एंड गेटिंग प्रेसिपिटेट एज अनअवेलेबल सॉल्ट, थोड़ा पास से क्लियर नहीं दिख रहा है, अनअवेलेबल सॉल्ट। नेक्स्ट क्या है, कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म क्या होता है, भाई एंजाइम रिलीज किया जाएगा, उसको डाइजेस्ट किया जाएगा। बैक्टीरिया एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड डेट्राइटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ह्यूमस। ह्यूमस की क्रिएट होने का जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन, ठीक है। और ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस, यहाँ ह्यूमस की बात हो रही है, अ डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस दैट इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। मतलब ये जो ह्यूमस है, मैंने बोला कि स्लो डिग्रेड होता है, क्यों, क्योंकि इसमें जो माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत स्लो काम करती है, ठीक है, ये उस पर प्रॉपर एक्शन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एक तरह से हम किसको ह्यूमस को कहते हैं रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट। इसमें बहुत न्यूट्रिएंट क्या होता है, रिजर्व रहता है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अगर मैं कह दे रहा हूँ नहीं, इसका मतलब नहीं, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मिनरलाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ वेयर ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेड। जो ह्यूमस है डिग्रेड होगा और जो भी मिनरल्स इसमें होंगे सब नीचे मिट्टी में चले जाएंगे। इसी प्रोसेस को बोलते हैं मिनरलाइजेशन बाय सम माइक्रोबियल, ठीक है, लीडिंग टू रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। हो गया पूरा डेफिनेशन सबका है, स्टेप सबका लिख दिया गया है और यहाँ पर डायग्राम के थ्रू आप समझ भी सकते हैं, ठीक है। अगर सेशन समझ में आया, ठीक है, पसंद आए तो एक बार सभी लोग लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, बोर्ड एग्जाम आ रहा है,
ठीक है, ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। नेक्स्ट, एनर्जी फ्लो। देखते हैं एनर्जी फ्लो क्या है। एनर्जी फ्लो क्या होता है, जैसे मतलब जो भी ट्रांसफर और जो, जैसे मैंने एक एग्जांपल समझाता हूँ कि ये जो प्लांट था, प्लांट ने जितना मतलब 100% जो भी अपना एनर्जी लाया होगा, इसको जो इसका जो कंज्यूमर होगा प्राइमरी, उसके में भी वो एनर्जी क्या होगा, ट्रांसफर होगा, लेकिन कितना, सिर्फ 10%। अभी 10% लॉ अभी आगे आएगा, इसमें हम देखते हैं पहले क्या बोला क्या है। The sun is the primary energy source for ecosystem, ठीक है, सन प्राइमरी एनर्जी ऑफ इकोसिस्टम के लिए प्राइमरी सोर्स यही है एनर्जी के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें, प्लांट में से 100% सनलाइट आ रहा है, ठीक है, सनलाइट 100% आ रहा है, लेकिन इसमें से 50%, इसमें से 50% पार होता है, PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, फोटो एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जिसे हम पार बोलते हैं। लेकिन इसमें से भी 50% तो है, लेकिन इसमें से सिर्फ 2 से 10% ही प्लांट कैप्चर कर पाता है। बट plant capture only 2 to 10% of power, ठीक है। ये जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है 50% है, इसमें से भी प्लांट सिर्फ 2 से 10% ही कैप्चर कर पाता है, ठीक है। यहाँ तक इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, पीछे में देखिए आए हैं बोला, ठीक है, 2 से 10% कैप्चर कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एनर्जी फ्लो जो है फॉलो करता है थर्मोडायनेमिक्स लॉ। कैसे किधर देखते हैं, P ये यूनिडायरेक्शनल में होता है, जैसा कि उसमें बताया गया थर्मोडायनेमिक्स में यूनिडायरेक्शनल होता है, प्लस ये हर एक ट्रॉपिक लेवल पे ये एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है, कहते हैं डिक्रीज एट एनर्जी सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ता चला जाएगा, एनर्जी डिक्रीज होती चली जाएगी। अभी एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं 10% लॉ किधर गया। अच्छा, ये आ गया ट्रॉपिक लेवल। अच्छा, आ गया ट्रॉपिक लेवल। पहले इसको बताते हैं फिर इसको बताते हैं, क्योंकि वो इसी का डायग्राम, ठीक है। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, ये फूड चैन में, जैसे फूड चैन चल रहा है, फूड चैन में किस ऑर्गेनिज्म की क्या पोजीशन है, उस पोजीशन को बताता है ट्रॉपिक लेवल। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल क्या है, द पोजीशन एन ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई इन फूड चैन। फूड चैन में वो ऑर्गेनिज्म कौन सा पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है, फूड चैन और फूड वेव दोनों की बात करें ऐसा कोई इशू, डिटरमाइंड बाय इट्स सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो कुल मिला के किसी भी फूड चैन या फूड वेव में किसी ऑर्गेनिज्म की क्या पोजीशन है, उस पोजीशन में हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल। अब फूड चैन और फूड वेव क्या होता है, फूड चैन जैसे अगर लीनियर सिक्वेशन में चल रहा है कि प्लांट को ग्रास होपर ने खाया, ग्रास होपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नैक ने खाया, ये लीनियर सिक्वेशन चल रहा है, वो सीक्वेंस चल रहा है, इसे लोग फूड चैन बोलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर मामला उल्टा हो जाए, ठीक है, अगर हम ये कह सकते हैं कि ये ग्रास है, ग्रास को फ्रॉग उसने ग्रास होपर ने खाया, इसको किसी बर्ड ने खाया, इधर पीछे फ्रॉग भी है, फ्रॉग ने इसको भी खा सकता, फ्रॉग इसको भी खा सकता है, इसको किसी स्नैक ने खा लिया, ठीक है, सांप ने खा लिया, इसको रैबिट ने खा लिया, रैबिट को फॉक्स ने खा लिया, फॉक्स फ्रॉग और कोई भी खा सकता है, या कोई और मतलब एक तरह से इंटरलिंक्ड फूड चैन इज कॉल्ड फूड वेव, ठीक है। यहाँ हम कह सकते हैं नेटवर्क ऑफ फूड चैन इज कॉल्ड फूड वेव। मतलब फूड वेव में
मामला उल्टा पुल्टा हो जाए, पूरा क्रॉस क्रॉस नेटवर्क बन जाएगा, वो उसको खा गया, वो उसको खा गया, जिसको नहीं खाना चाहिए था वो भी खा गया, वो क्या है, फूड वेव है। अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चैन showing the flow of energy is called food wave। और क्या है, a linear sequence of organism where energy and nutrient are transferred from one trophic to the next trophic level। ठीक है, ये है फूड चैन और फूड वेव। आई होप यहाँ पर कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा। ये फूड वेव फूड चैन में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पर डायग्राम बना सकते हैं। अच्छा, फूड वेव का वेट, यहाँ पर फूड चैन, ये फूड वेव का है, ठीक है, इसको अलग कर लेते हैं। ये फूड वेव का है और ये फूड चैन के मैं बताने जा रहा हूँ। फूड चैन में ये ग्रास है, ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, इसको किसी बर्ड ने खाया, इसको किसी और ने खाया। ये फूड चैन है और वो फूड वेव है। नेक्स्ट बात है हम लोग यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक लेवल, सेकंड टॉपिक लेवल क्या है, ये था यहाँ पर, ये कौन सा मैसेज चल रहा है, ठीक है। हाँ, इसमें ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर तो हमें, प्रोड्यूसर तो हमारा प्लांट ही है, ये क्या है, प्लांट है। अरे ये फर्स्ट टॉपिक लेवल होगा, ठीक है, ये फर्स्ट टॉपिक लेवल पे प्लांट हमेशा होगी, प्लांट ही तो प्रोड्यूसर है, ठीक है। अब ग्रास ऊपर थोड़ी ना बनाएगा वो एनर्जी या बायोमास इंक्रीज करेगा, वो नहीं, ठीक। तो फर्स्ट टॉपिक लेवल पे प्लांट को रखा गया जिसे हम लोग प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलते हैं। सेकेंड टॉपिक लेवल पे अगर बात करें, सेकेंड टॉपिक लेवल पे फर्स्ट हर्बीवोर होंगे, ठीक है। प्लांट को अगर जो खाया तो वो हर्बीवोर ही हुआ ना, ठीक है। और यहाँ पर ये जो हर्बीवोर है, इसमें जो अगर पानी में है तो हम कहेंगे ज़ूप्लैंक्टन, ठीक है। ग्रास ऊपर हो सकता है एंड काउ, ये सब हो सकते हैं। अच्छा, प्लांट में फाइटोप्लैंक्टन हो सकते हैं, ग्रास हो सकते हैं और ट्री हो सकते हैं। अच्छा, जो खाता है पहले, मतलब जो प्लांट को ईट कर रहा है सबसे पहले, वो क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। मतलब प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करने के बाद जिसने पहले सबसे पहले खाया उसे प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। अब इसको इसने खाया उसे वो कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, और इसको इसने खाया वो टर्शरी कंज्यूमर हो गया। फर्स्ट टॉपिक लेवल, सेकंड टॉपिक लेवल, थर्ड और फोर्थ लेवल। सब अगर ये किसी ने खा गया, कोई हर्बीवोर है जिसने प्लांट को खा लिया। अब अगर इसको जिसने खाया वो क्या, कार्निवोर होगा, हम कह सकते हैं फर्स्ट कार्निवोर, ठीक है। फर्स्ट कार्निवोर या थर्ड टॉपिक लेवल इसको कह सकते हैं। चौथे पे आते हैं फोर्थ लेवल पे, तो इसी को बोलते हैं टॉप कार्निवोर बोलते हैं, ठीक है। यानी फोर्थ, अब ये कार्निवोर है, अब इसको भी जो खाएगा तो हर्बीवोर थोड़ी होगा, वो भी तो कार्निवोर ही होगा, ठीक है। आई थिंक मुझे यहाँ से किसी को कुछ डाउट होगा। यहाँ पर मैन मैन है, ये सब हमारा फोर्थ टॉपिक में। बर्ड, फिश, वुल्फ, ये सब क्या है, कार्निवोर है। जो भी इसको खाएगा वो कार्निवोर ही रहेगा, ठीक है। अब एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है ऐसा होता है, अभी आगे बताऊँगा फिर मैं बताता हूँ। ऐसे डिक्रीज होते चला जाता है, इसमें से इसमें जाएगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज। अगर यहाँ पर 1000 kg, ठीक है, 1000 kg का यहाँ पर क्या प्रोडक्शन हुआ है तो 10% ही जाएगा, मतलब इसमें कितना जाएगा, 100। इससे इसमें कितना जाएगा, 10, और इससे इसमें कितना जाएगा, 1 kg। केजी की एग्जाम्पल होती है, केजी। तो 10% का हो रहा है, तो यहाँ से तो फोर्थ लेवल तक चला गया, ठीक है। यहाँ में किसी को दिक्कत नहीं, वीडियो ऑडियो क्लियर है, होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो हो गया है, ये भी हो गया है। अब आते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में बात कर लेते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है, सबसे पहले डिस्कवर किसने, चार्ल्स एल्टोन, इसीलिए इसको एल्टोनियन पिरामिड भी बोलते हैं, इन 1927, ऑल्सो कॉल्ड एल्टोनियन पिरामिड, ठीक है। एंड देन ऑल्सो नोन एज, ऐसा लिखा भी हुआ है, एल्टोनियन पिरामिड, ठीक है, एल्टोनियन पिरामिड। अब ये होता क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि एनर्जी का रिलेशनशिप किसी ऑर्गेनिज्म का ट्रॉफिक लेवल कह सकते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म का ट्रॉफिक लेवल, एनर्जी का क्या रिलेशनशिप है वो बताया गया इसमें।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट टॉपिक लेवल। तो मतलब डिफरेंट टॉपिक लेवल पे ऑर्गेनिज्म का एनर्जी क्या है, ऑर्गेनिज्म और एनर्जी के बीच का रिलेशन बताया गया है इसमें। वही बताता है क्या, इकोलॉजिकल पिरामिड बताता है, जिसे हम लोग देख के समझ सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस लेवल पे, फर्स्ट लेवल पे, सेकंड लेवल पे, थर्ड लेवल पे। दिस रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस्ड इट टर्न ऑफ नंबर, ठीक है, टर्म ऑफ नंबर, बायोमास एंड एनर्जी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेन 10, ठीक है। आप बेन 10 से इसको याद कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर लिख देते हैं, इसको हम लोग बेन 10 से लिख सकते हैं, बेन 10। यहाँ पर B फॉर मतलब यहाँ पर हो गया बायोमास, E फॉर एनर्जी और N फॉर नंबर के, बेन 10। और ये 10% लॉ को डिफाइन कर रहा है। ये 10 क्या है, 10% लॉ। तो बेन 10 हमें तीन ही पढ़े हैं एनसीईआरटी में, क्या है, बायोमास, एनर्जी और नंबर के बेस पे हम लोग पिरामिड, तीनों पिरामिड हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पर नोट भी करके लिखा है, नोट को पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। द बेस ऑफ ईच पिरामिड रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर, मतलब बोला कि पिरामिड का जो बेस होता है, जो नीचे सबसे होता है, वो प्रोड्यूसर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, या कह सकते हैं, और फर्स्ट टॉपिक लेवल या सबसे नीचे का बेस वो क्या है, प्रोड्यूसर है। वाइल द एपेक्स रिप्रेजेंट टर्शरी और टॉप लेवल कार्निवोर, मतलब जो सबसे ऊपर है, ठीक है, जो सबसे नीचे है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर, या उसी को हम कह सकते हैं मतलब बेस लेवल का है। ऊपर जो होगा सबसे ऊपर को हम कहेंगे या तो टर्शरी कंज्यूमर, या फिर हम कह सकते हैं टॉप लेवल कार्निवोर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो सबको पता होगा मैक्सिमम लोगों को। अच्छा, आगे कुछ बोला, टॉप लेवल का इकोलॉजिकल पिरामिड आर ड्रॉन फॉर द 10% लॉ, जो कि यहाँ पर है बताया गया। ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड है 10% लॉ के बेस पे बनाया गया, देखा आ गया 10% लॉ गिवन बाय रेमंड, ठीक है। एक रेमंड लिंगडन, ये साइंटिस्ट है, रेमंड लिंगडन, इन 1942 उन्होंने 10% लॉ बताया था। और वो हालांकि उनकी वो एनसीईआरटी में ही वो बात अलग है, फिर भी हम लोग को याद करना सही है, याद करना पता होना चाहिए। पता कैसे चला गया, एमिट फाउंडेशन से पढ़ा है। आगे देखते हैं, स्टेट दैट on average only about 10% of the energy from one tropic level is transferred to the next tropic level। मतलब एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ 10% ही एनर्जी क्या होता है, ट्रांसफर होता है। यही इस लॉ में बताया गया है, ठीक है। ये तो हम नहीं भी बताते, तभी सबको पता था पहले ही। अब आता है इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ, चाहे एनर्जी का पिरामिड पूछा है। हम लोग एनर्जी का पिरामिड हो, चाहे नंबर का पिरामिड हो, या फिर बायोमास का पिरामिड, सबका हम लोग तीन पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक्वेटिक, एक टेरेस्ट्रियल और एक ग्रासलैंड, ठीक है। अरे एक्वेटिक, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड, ठीक है। बनाते हैं पहले। ग्रासलैंड, एक्वेटिक और फॉरेस्ट। अगर पिरामिड ही देखें, अगर हम ग्रासलैंड की बात करें तो ग्रासलैंड में जो प्रोड्यूसर होगा, एनर्जी की बात कर रही है, एनर्जी की बात हो रही है, तो जो प्रोड्यूस, यहाँ पे छोटा बस ऊपर कर देते हैं, आगे पेज बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छा यहाँ पर है एक्वेटिक और फॉरेस्ट।
अगर ग्रास लैंड बात करें, जो ग्रास होगा, ग्रास तो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूस करेगा सबसे ज़्यादा एनर्जी तो इसी के पास होगा ना, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होगा, इसके पास होगा। अब इसको जो ईट करेगा उसके पास इससे कम ही जाएगा, क्योंकि 10% ही जाएगा ना। इसका हम जो पिरामिड थोड़ा सा इससे छोटा बनाएंगे, हम कह सकते हैं ये कोई ग्रास है, ग्रास ऊपर है, 10% लॉ फॉलो करता है, 10% है। अब इसको जो ईट करेगा उसका कुछ इस तरीके से और छोटा बनेगा, क्योंकि इससे भी कम उसमें जाएगा फ्रॉग। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। तो ग्रासलैंड का जो पिरामिड है वो क्या है, अपवर्ड। अब एक्वेटिक में आते हैं। एक्वेटिक में क्या, जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन वो प्रोड्यूस करेंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर वो है, और जो प्रोड्यूस करता है उसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी, फाइटोप्लैंक्टन। ये प्रोड्यूस करेगा सबसे ज्यादा एनर्जी। अब इसको जो ईट करेगा लाइक ज़ूप्लैंक्टन, उसके पास 10% जाएगा, मतलब इससे तो कम ही रहेगा उसके पास एनर्जी की बात हो रही है। तो ये क्या है, ज़ूप्लैंक्टन। अब ज़ूप्लैंक्टन में कोई फिश, छोटी मोटी फिश या फिर उससे बड़े फिश कोई खा गई तो उसके लिए भी 10% ही जाएगा। तो इसका भी पिरामिड कैसा होगा, अपराइट होगा, सबसे ज्यादा नीचे, फिर ऊपर, फिर उससे कम कम। लास्ट आते हैं फॉरेस्ट में क्या होता है। फॉरेस्ट में ट्री है, ठीक है, एक ट्री है, मेरा ट्री साइड, एक सेकंड साइड में दिख रहा है, चेक कर लेते हैं, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इसको इधर करते हैं, इसको इधर कर देते हैं, कलर भी चेंज कर देते हैं। ये कुछ इस तरीके से अब दिख रहा होगा, ये हो गया है, ट्री है। ट्री ने क्या, जब ट्री है ये भी प्राइमरी प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होगा, ये होगा, इसी के पास, बाद में इससे ट्रांसफर होगा किसी के पास। ट्री पे बैठे हैं कुछ बर्ड्स हैं, ये बर्ड्स हैं, इनसे इन्होंने खाया तो इन्हीं में भी 10% गया, तो इससे एनर्जी तो कमी हुआ इसमें। अब बर्ड को जिसने खाया उसके पास 10% जाएगा सिर्फ, तो हमेशा इससे कम ही रहेगा। तो चाहे फॉरेस्ट का हो, चाहे एक्वेटिक का हो, चाहे ग्रासलैंड का, अगर एनर्जी के बेस पे बात हो रही हो तो सबका पिरामिड अपवर्ड रहेगा। अब इसको किसी इंसेक्ट ने खा लिया या कुछ भी कह सकते हैं, कोई इससे बड़ा बर्ड या फिर कोई एनिमल ही खा गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं नीचे पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऑलवेज अपराइट। किसकी केस में, इन तीनों के केस में अगर एनर्जी के बेस पे पूछा है तो सब हमेशा क्या होगा, अपराइट होगा। और इसको अंडर की कह रहे हैं, अंडर बॉक्स करके याद करना जरूरी है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर, नंबर के बेस पे पूछा है, ठीक है। अब नंबर के बेस पे देखेंगे तो कैसा होगा, पहले देखते हैं। चाहे किसी के भी बेस पे पूछे, प्रोड्यूसर को हमेशा नीचे रखेंगे, ठीक है। तो अगर हम ग्रासलैंड की बात करें, ग्रासलैंड, एक्वेटिक, फॉरेस्ट। अगर ग्रासलैंड में देखिए, जो ग्रास है, ग्रास के नंबर्स तो ज़्यादा ही होंगे, ठीक है, ज़्यादा ही होगा, तो इसका हम लार्ज बताएंगे। अब ग्रास को जो ईट करने वाले मेंबर्स होंगे, जो कंज्यूमर्स होंगे, वो ग्रास से ज़्यादा तो होंगे नहीं। अगर जैसे एक फील्ड है, उसमें ग्रास है, तो काऊ 10, 15, 20 इतने होंगे ना, तो ग्रास से तो कम ही इनका नंबर था, नंबर के बेस पे नंबर तो कम ही होगा।
तो यहाँ हम कह सकते हैं फ्रॉग ही ले लेते हैं। फ्रॉग को स्नैक निकाल लिया। फ्रॉग जहाँ 10 15 20 वो फ्रॉग है वहाँ तो जो क्या कहते हैं ग्रास ग्रास, यहाँ ग्रास होपर ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ग्रास होपर, ठीक है। ग्रास होपर को जो खाएगा, हम फ्रॉग को ही ले लेते हैं। ग्रास होपर से फ्रॉग का जो नंबर है वो कम ही रहेगा। जहाँ 50-60 ग्रास होपर है वहाँ 10-12 ही फ्रॉग होंगे। ये तो नंबर के बेस पूछा है तो ऐसा पिरामिड बनाएंगे, मतलब फिर भी ग्रास लैंड में अपराइट ही है। अब एक्वेटिक बनाते हैं। प्रोड्यूसर हमेशा नीचे हो, नीचे ही होगा। तो जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, इनका नंबर ज़ूप्लैंक्टन से ज़्यादा रहता है, इसलिए इसको क्या होता है, इसका लार्ज बनाया गया है। इनसे कम किसका होगा? फाइटोप्लैंक्टन का, सॉरी ज़ूप्लैंक्टन। नंबर कम है इसलिए इसका छोटा है। और अगर फिश की बात करें तो जहाँ ज़ूप्लैंक्टन स्मॉल छोटे छोटे होते हैं उनका नंबर ज़्यादा होता है, तो फिश तो भले बड़ी है, तो फिश तो बड़ी होती है तो उसका नंबर क्या है? कम है। इनसे तो कम ही है, ज़्यादा उससे कम उससे कम। तो एक्वेटिक का भी यहाँ पर क्या है? अपराइट है। अब लेकिन फॉरेस्ट में यहाँ उल्टा केस हो गया। फॉरेस्ट में देखते हैं, फॉरेस्ट में एक ट्री है, ट्री है, इसका थोड़ा चेंज कर दिया, नहीं तो मिक्स है कलर चेंज। ये ट्री है, फॉरेस्ट में मान लीजिए अगर एक ट्री है, नंबर की बात करें, अगर एक ट्री है, एक ट्री पे जरूरी थोड़ी कि एक ही बर्ड बैठे, ठीक है, एक ही बर्ड फीड करे, ऐसा तो नहीं है। एक ट्री पे हो सकता है 5, 10, 12 फीड कर रहे हो, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो बर्ड का यहाँ पर क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, मतलब कि यहाँ पर वेटेज इसका ज़्यादा है। बर्ड को मतलब अच्छा, बर्ड इस ट्री पर फीड करने वाले पैरासाइट या फिर इंसेक्ट वो कितने ज़्यादा होंगे? वो तो बर्ड से ज़्यादा ही होंगे ना, ठीक है। क्या हम कह सकते हैं? पैरासाइट या इंसेक्ट, उनका नंबर ज़्यादा होगा। नंबर के बेस पूछा है, ठीक है। तो ट्री का कम नंबर कम है, उससे ज़्यादा बर्ड का नंबर है, उससे ज़्यादा पैरासाइट या इंसेक्ट का नंबर है, इसलिए इसका क्या है? इन्वर्टेड। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन्वर्टेड। बाकी ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों है अपराइट, ये दोनों अपराइट हैं और ये इन्वर्टेड है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब हम लास्ट, एक सेकेंड, ठीक है, अब लास्ट पिरामिड बनाने वाले हैं। बायोमास का हो गया, नंबर का हो गया, अच्छा सॉरी एनर्जी का हो गया और इसका नंबर का हो गया, बायोमास का बचा हुआ है। लास्ट आते हैं बायोमास की, ठीक है। और एक सेकेंड बस, ठीक है। बायोमास, बायोमास अगर हम देखेंगे, ग्रासलैंड में, एक्वेटिक और फॉरेस्ट। ग्रासलैंड में देखिए, अगर ये ग्रास है, ढेर सारे ग्रास नहीं, थोड़ी ग्रास होगा, ठीक है, बहुत सारे ग्रासेस हैं। इनका जो मास है वो तो ज़्यादा ही होगा, जब भी होगा ग्रास होपर से तो ज़्यादा ही होगा, इसलिए इसका ज़्यादा बड़ा मतलब कि बनाया गया है। और ग्रास होपर है, इनका बायो मतलब जो मास होता है बायोमास इनसे कम होता है। अच्छा क्या नाम है? ग्रास होपर से ये तो इनका नंबर ज़्यादा था, इसके पीछे का पिक्चर में क्या होता है? इनका नंबर ज़्यादा था, जब नंबर ज़्यादा है तो इसको जो ईट करेगा ग्रास होपर को फ्रॉग, इसका इससे बायोमास कम होगा, ठीक, इसलिए इसका भी क्या होगा? अपराइट होगा। नेक्स्ट एक्वेटिक में आते हैं। एक्वेटिक में जो अच्छा बायोमास का पूछा है, यहाँ पर ना तो प्रोड्यूसर वो ना तो एनर्जी पूछा है और ना ही नंबर पूछा है। तो इसमें जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं इनका छोटा सा बनेगा, इनसे अच्छा इसको कलर चेंज करते हैं,
ये ऐसा है, ये फाइटोप्लैंक्टन, क्योंकि बायोमास कम है। अच्छा, इनसे बायोमास ज्यादा होता है किसका? ज़ूप्लैंक्टन का। और इनसे ज्यादा किसका बायोमास होता है? फिश का। जो फिशेज हैं उनका उसका वेट तो ज्यादा ही होगा ना बायोमास, इसलिए इसका कैसा बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, ये इन्वर्टेड हो गया। लास्ट आते हैं फॉरेस्ट, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक का लास्ट पिरामिड। ठीक है, अब इसका कैसे बनाते हैं? बायोमास पूछा हुआ है। अगर हम ट्री की बात करें, प्रोड्यूसर हमेशा नीचे होंगे, क्योंकि ये भी प्रोड्यूसर है, ये भी प्रोड्यूसर है, चाहे ज़्यादा हो या कम हमेशा नीचे ही रहेगा। ये ट्री है, अब ट्री है तो उसका बायोमास तो ज़्यादा ही होगा, जब भी होगा तो बर्ड से ज़्यादा होगा, हमेशा ज़्यादा होगा। ये रहा बर्ड, और इस बर्ड को अगर कोई एनिमल खा जा रहा है, ठीक है, फॉरेस्ट में है ना, कोई एनिमल खा गया, एक सेकेंड उल्टा बन गया, ट्री का बायोमास ज़्यादा होगा, ठीक, और ट्री को जो बर्ड खाएगी उसका बायोमास तो कम रहता है, बर्ड को जो खाएगा उसका बायोमास तो कम ही रहेगा। तो इसका भी अपराइट है, इसका भी अपराइट है। अगर नंबर के बेस पे पूछें, ये नंबर के बेस पे पूछें तो फॉरेस्ट में क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। ठीक है, बायोमास में पूछे तो एक्वेटिक में इन्वर्टेड होगा। ये दो याद रखेंगे, बाकी सबका अपराइट है। ठीक है, यहाँ पे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये वाला चैप्टर इकोसिस्टम कंप्लीटली कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पूरे लेक्चर को देखिए, और अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, उस डाउट का अगले सेशन में क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक राम राम सभी को।